नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सबने सुना था कि जहाँ पर धनंजय अभी राजमहल में थे, उन्होंने अपनी गोद में यहाँ पर रोहित को लिया हुआ था। तभी वहाँ पर अब उन्हें एक कॉल आता है जिससे उसे कहा जाता है कि किंग तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आओ। इधर अब धनंजय भी इस बात को सुनकर कहते हैं कि मैं आता हूँ, और वो अब रेवती के पास रोहित को छोड़ते हुए कहते हैं, रेवती मैं बस अभी आया, तब तक तुम संभालो। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने वाले थे, तभी अभी यहाँ पर रेवती उसे आवाज़ लगाते हुए कहती है, प्लीज़ प्लीज़ आप मत जाइए, देखिए ना स्वाति को भी लेबर पेन शुरू हो सकता है। इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, और हाँ यहाँ सावित्री भी तो है ना, तुम चिंता मत करो। इधर अपनी बहन से मिलकर धनंजय पीरामल किंग से मिलने के लिए चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनके सामने वो दोनों बच्चे ही थे जिन्हें इन लोगों ने वहाँ पर मिट्टी में से निकाल कर बचाया था। अब उन दोनों ही बच्चों को देखकर अब धनंजय पीरामल इधर उधर देखने लगते हैं कि तभी उनके कानों में अब एक आवाज़ आती है कि ये बच्चे कोई और नहीं है, इन्हें ध्यान से देखो, ये गुलेरिया परिवार के बच्चे हैं। और अगर ये गुलेरिया परिवार के बच्चे हैं तो इनकी जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जो इन बच्चों को अच्छी तरह से संभाल सकते हो। लेकिन हाँ, एक जरूरी सूचना, तुम्हें ध्यान रहे धनंजय, ये दोनों राजीव गुलेरिया के बच्चे हैं, ये बात कभी भी सामने नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब उसे ये आवाज़ आई थी कि ये गुलेरिया परिवार के बच्चे हैं तो एक पल के लिए तो धनंजय भी सोच में पड़ गया था कि अगर ये गुलेरिया परिवार के बच्चे हैं तो फिर ये किसके बच्चे होंगे। क्योंकि राजीव की अभी शादी नहीं हुई थी और करण की खुद नहीं, और स्वाति तो यहाँ पर राजमहल में ही थी। लेकिन जब उस आवाज़ से उसे पता चला कि ये किसी और के नहीं बल्कि राजीव गुलेरिया के ही बच्चे हैं, ये बात सामने इधर यहाँ पर उसे खास हिदायत दी गई थी कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, और हाँ अपने दोस्त से भी कहना कि वो भी इन बच्चों को अपना नाम नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि करण गुलेरिया का ही नाम लिया जा रहा था। अगर यहाँ पर करण गुलेरिया अपने खानदान के बच्चों को बचाना चाहता है तो वो भूल कर भी इन्हें अपना नाम दे, क्योंकि अगर उन्होंने इन्हें अपना नाम दे दिया तो फिर इन बच्चों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। अब ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है किंग, मैं आपकी बात का मान रखूंगा। और ये कहते हुए ही धनंजय अब बड़े ही आदर के साथ अब उन दोनों ही बच्चों को अपने हाथों में उठाकर अब अपनी गोद में ले लेते हैं, और अब उन्हें अपनी गोद में लेने के बाद अब वो वहां पर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। तो वही धनंजय के हाथ में दोनों ही बच्चों को देखकर अब एक फाइटर जल्दी से उससे आगे दौड़ता है, और वो धनंजय के गाड़ी के पास पहुंचने तक जल्दी से गाड़ी के दरवाजे को खोल देता है ताकि धनंजय को गाड़ी का दरवाजा खोलने में कोई दिक्कत ना हो। वही धनंजय पीरामल भी अब दोनों ही बच्चों को बड़ी ही सेफ्टी के साथ साथ अब अपनी गाड़ी में रखते हैं, और अब अपनी गाड़ी को सीधा ही राजमहल की तरफ लेकर जाने लगते हैं। धनंजय वहां से अब उन बच्चों को तो ले आया था, लेकिन वो अभी रास्ते में ही थे। तभी उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि आखिर वो कैसे इन बच्चों को गुलेरिया परिवार तक पहुंचाए और कैसे क्या करे, क्योंकि उसके लिए अपने दोस्त को भी मनाना होगा। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि जब करण गुलेरिया को पता चलेगा कि ये गुलेरिया परिवार के बच्चे हैं तो वो अपना हाथ पीछे नहीं रखेंगे, वो तो बड़े ही खुश होकर इन बच्चों की परवरिश करेंगे। वो भी यहाँ पर इन बच्चों के बारे में ही प्लान बनाने की सोचता है कि तभी अब उसके फ़ोन पर फिर से उसकी बहन का मैसेज आया हुआ था। जैसे ही उसे ये नोटिफिकेशन की आवाज़ आई तो वो उस मैसेज को देखता है, और उस मैसेज को पढ़ने के बाद अब धनंजय पीरामल अब अपनी गाड़ी की स्पीड को एकदम से ही बढ़ा देते हैं, क्योंकि दोनों बच्चों को देखकर वो यहाँ पर गाड़ी को स्लो चला रहे थे। लेकिन अभी इस मैसेज की वजह से वो अब गाड़ी को मानो दौड़ा रहे थे। अब वो मन ही मन वो बस ईश्वर से प्रे कर रहे थे कि सब ठीक हो। इधर कुछ देर के सफ़र के बाद वो जैसे ही अब राजमहल में पहुँचे तो वहाँ
यहाँ पर खून खराबा देखकर तो अब उन्हें सिचुएशन का अंदाजा ही हो गया था। वो अब सबसे पहले अपनी गाड़ी को लॉक करते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर इन बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ पर अब धनंजय पीरामल अब अपने एक एक वार से इन सभी को ही मारते जा रहे थे। कुछ ही देर में इन लोगों ने उन्हें घेर लिया था, क्योंकि बाद यहाँ पर रेवती ने मैसेज डाल दिया था कि यहाँ पर राजमहल में हमला हुआ है। और उस हमले की बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल को अपनी बहन स्वाति, आयशा, रोहित इन सभी की ही बहुत ही चिंता हो रही थी। इसलिए अब उन बच्चों के बारे में भी सोचते हुए लेकिन वो गाड़ी को स्पीड से दौड़ाकर वहां पहुंचते हैं। अब यहाँ पर सब जगह मारकाट हो रही थी। इधर अब कुछ लोगों ने यहाँ पर धनंजय पीरामल को ही घेर लिया था, तो वहीं अब धनंजय अपनी फाइटिंग पोजीशन को ले लेते हैं और अब कुछ ही पलों में वो अब अपने सारे ही दुश्मनों को जिन्होंने इन्हें घेर कर रखा था वहां पर मार गिरा देते हैं। इधर बाहर की सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने के बाद अब धनंजय पीरामल अब अंदर जाकर देखते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि सावित्री ने अंदर सभी को ही रोक कर रखा हुआ था। और उनके लिए हैरानी की बात तो ये थी कि इनमें से कुछ तो राजमहल के वफादार ही थे। यहाँ धनंजय पीरामल ने अब यहाँ पर सावित्री जिन लोगों के साथ फाइट कर रही थी उन सभी के ही साथ मिलकर इन सभी को ही मार गिराते हैं, क्योंकि सावित्री भी एक अच्छी फाइटर थी और इसलिए सावित्री वहाँ पर महल में जितने भी लोग थे जो कि यहाँ पर इन सब तक महल में रह रहे लोगों तक पहुंचना चाहते थे उन सभी को ही जाने से रोका हुआ था। और अब कुछ यहाँ पर जब वो दोनों ही इन सबको मार गिराते हैं तो अब कुछ हद तक सब कुछ शांत हो गया था। और शांत होने के बाद जब वो आलिशा के पास जाते हैं तो अब उस मासूम सी बच्ची को ऐसे खून से लथपथ देखकर अब धनंजय पीरामल के तो एकदम से होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस बच्ची को रेवती ने गोद लिया था और जिसका नाम उन्होंने प्रिंसेस आलिशा रखा था वो अब मर चुकी थी। वो वहाँ पर वो पूरी की पूरी खून से सनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ इधर सावित्री भी सीक्रेट रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहाँ जैसे ही वो सीक्रेट रूम की तरफ जाती है तो वहाँ जाने के बाद अब वो दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने कविन रेवती को ऐसे देखकर अब सावित्री कहती है, रानी साहिबा आप ठीक तो है ना। यहाँ पर अब उनसे बात करते हुए ही सावित्री अब स्वाति मल्होत्रा के पास जाती है तो वो पेन में थी। यहाँ सावित्री अब स्वाति मल्होत्रा को संभालने की कोशिश कर रही थी। इधर स्वाति की चीख से अब कविन रेवती भी स्वाति मल्होत्रा के पास जाती है और वो अब उससे कहती है, हिम्मत रखो स्वाति, सब ठीक हो जाएगा। देखो जल्द ही तुम्हें अपने बच्चे की आवाज़ सुनने वाली है। हाँ, तुम्हें जो दर्द हो रहा है लेकिन वो उसे तो तुम्हें झेलना ही होगा। मैं यहाँ पर स्वाति की चीखों को सुनकर अब धनंजय पीरामल अब अपने सेंस में आते हैं और वो अब अपने फ़ोन से अब एक नंबर को डायल करते हैं। तो इधर कुछ ही देर के बाद जब वहाँ से सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आप बस जल्दी से यहाँ आ जाइए क्योंकि यहाँ पर आपकी ज़रूरत है। इधर धनंजय की इस बात को सुनकर अब सामने से आवाज़ आती है, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। कुछ ही देर के बाद अब वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाती है। तो यहाँ पर उस डॉक्टर को देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आपकी बिल्कुल भी समय नहीं है, बस आप जल्दी से अंदर जाइए क्योंकि अंदर आपकी ज़रूरत है। अब धनंजय पीरामल की ये बात सुनते ही वो डॉक्टर अब अंदर जाने लगती है। तो वहाँ पर जाने के बाद अब वो स्वाति मल्होत्रा को चेक करने लगती है। यहाँ पर अब सभी मिलकर बस स्वाति को ही मती दे रहे थे। तो वहीं अब उस रूम से बाहर धनंजय पीरामल को अब स्वाति मल्होत्रा की काफ़ी ही चिंता हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर धनंजय ने भी नहीं सोचा था कि सब कुछ एकदम से ऐसे उथल पुथल हो जाएगा। और साथ के साथ उसे अब अपनी बहन की भी चिंता थी, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर रोहित इसी राजमहल में रह रहा था और आज यहाँ पर स्वाति की भी डिलीवरी होने वाली थी। और ऊपर से किंग ने भी अब दो बच्चों की जिम्मेदारी अब धनंजय के को ही सौंप दी थी। और यहाँ पर लेकिन इन सब बच्चों के बीच में अब यहाँ पर एक और बुरा हो गया था कि यहाँ पर अब उसकी बहन की गोद ली हुई बेटी वो अब जिंदा नहीं थी, वो भी दुनिया में नहीं थी। इधर कुछ ही घंटों के बाद अब अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। जैसे उस बच्चे की आवाज़ यहाँ पर धनंजय पीरामल को सुनाई देती है तो उस आवाज़ को सुनकर अब धनंजय पीरामल ऊपर वाले को थैंक यू कह रहे थे। तो वहीं वो डॉक्टर अभी रूम से बाहर निकल कर आती है और वो यहाँ पर धनंजय पीरामल से कहती है,
कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बेबी बेबी गर्ल हुई है। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब एक चैन की सांस लेते हैं और अब वो डॉक्टर से कहते हैं, क्या क्या मैं अभी अंदर जा सकता हूँ? क्या क्या मैं देख सकता हूँ? इस बात पर अब वो डॉक्टर कहती है, अभी नहीं, अभी मैं कहूँगी कि आप कुछ देर बाद जाकर देख सकते हैं। यहाँ अब डॉक्टर की बात को सुनकर धनंजय पीरामल भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और अब वो यहाँ पर डॉक्टर को थैंक यू कहते हैं और अब वो डॉक्टर को बाहर छोड़ने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने अब तक यहाँ पर अपना काम पूरा कर दिया था और यहाँ पर डिलीवरी कराकर वो यहाँ से चली गई थी। अब जैसे ही यहाँ पर धनंजय पीरामल बाहर डॉक्टर को छोड़ने के लिए आए, तब अचानक से उन्हें फिर से उन दोनों ही बच्चों का ध्यान आता है। इसलिए वो वहाँ पर अब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं और जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो अपनी गाड़ी को अनलॉक करने के बाद वो दोनों ही बच्चों को अब अपनी गोद में उठाते हैं और वो फिर से राजमहल के अंदर आ जाते हैं। धनंजय जब राजमहल के अंदर आ रहे थे तब उन्हें अपनी बहन की बहुत ही चिंता हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आलिशा उनके लिए क्या मायने रखती थी और उन दोनों बच्चों को सेफली अपने रूम में अब ये सोचते हुए ही वो अपने रूम में उन दोनों ही बच्चों को वहाँ पर ले जाते हैं और अपने रूम में लेकर जाने के बाद अब वो उन दोनों ही बच्चों को वहाँ पर बेड पर लेटा देते हैं। उन बच्चों को सेफली वहाँ पर बेड पर लेटाने के बाद वो वहाँ पर एक केयर टेकर को वहाँ उनकी संभालने के लिए कहकर जाते हैं और उसके बाद अब वो यहाँ पर सीधा ही सीक्रेट रूम की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर सीक्रेट रूम तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर स्वाति मल्होत्रा लेटी हुई थी और उसके पास एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी। स्वाति के पास अब धनंजय स्वाति के पास आते हैं और अब उसके पास आकर कहते हैं, मैं इसे अपनी गोद में ले लूं क्या? इधर धनंजय की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है, हाँ, इसमें पूछने की कौन सी बात है, क्योंकि तुम्हारा भी तो हक बनता है ना इस बच्ची के ऊपर, इसलिए इसे तुम ले सकते हो। अब यहाँ पर अब धनंजय कहते हैं, ठीक है, फिर मैं इसे अपनी गोद में ले रहा हूँ। अब यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा फिर से कहती है, लेकिन धनंजय, क्या क्या तुम मुझसे नाराज हो? अब स्वाति की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं कि तुमसे नाराज हूँ, लेकिन इस बच्ची से नहीं हूँ, क्योंकि तुमसे नाराज होना मेरे जायज है, क्योंकि तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया है। अब उस बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए ही अब वो स्वाति से कहते हैं, वैसे क्या नाम सोचा है तुमने इस बच्ची का? अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अभी तो कुछ नहीं सोचा है। वैसे तुम इसके मामा हो तो खुद ही कोई प्यारा सा नाम रख दो, क्योंकि मैं मामा होने के नाते मैं तुम्हें ये हक दे रही हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मैंने सोचा था कि जब भी मेरी कोई बेटी होगी ना तो मैं उसे अनिका नाम दूंगा। इसलिए अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तो ठीक है, फिर ये तुम्हारी भी तो बेटी है। अनिका नाम बहुत ही प्यारा है और मुझे पसंद भी है, इसलिए आज से इसका नाम अब अनिका ही रखा जाएगा। यहाँ धनंजय पीरामल अब यहाँ पर अनिका को अपनी गोद में लेकर अब अपनी बहन के पास जाकर कहते हैं, रेवती। यहाँ अब अपने भाई की आवाज़ को सुनकर अब कविन रेवती कहती है, भैया मेरी बच्ची आलिशा। अब रेवती की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल नाम में अपना सिर हिला देते हैं। इधर अपने भाई को ऐसे देखकर अब रेवती फूट कर रोने लगती है। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, रानी साहिबा प्लीज आप मेरी बेटी को अपने पास रख सकती हैं। आप इस तरह से मत रोइए। आप मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लीजिए, इसे अपनी बेटी ही समझिए। इधर स्वाति की बात सुनते ही अब कविन रेवती कहती है, नहीं स्वाति, ये आपकी बेटी है, हम एक माँ से उसकी बच्ची को नहीं छीन सकते हैं। ये कहते हुए ही अब कविन रेवती अब बाहर की तरफ रोते हुए जाने लगती है। तो वहीं अब धनंजय पीरामल अब अनिका को स्वाति के पास लेटा देते हैं, क्योंकि जब उन्हें रेवती को इस तरह से भागते हुए देखा तो अब उनसे अपनी बहन का ये दुख देखा नहीं गया, इसलिए जल्दी से अब वो अनिका को लेटाकर उसे संभालने के लिए अपनी बहन के पीछे जाने लगते हैं।
यहाँ पर अब धनंजय रेवती के पीछे पीछे ही दौड़ रहे थे और साथ के साथ कह भी रहे थे, रेवती रुको, रेवती मेरी बात तो सुनो। इधर जैसे ही, क्योंकि रेवती तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए धनंजय ने ही थोड़ा सा तेज दौड़कर अब वो अपनी बहन के पास पहुंचते हैं। और अब वो अपनी बहन के पास जाकर अब वो यहाँ पर पीछे से अब रेवती का हाथ पकड़ते हुए अब रेवती को रोक लेते हैं। अब जैसे ही वो रेवती को रोकते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बहन तो बस एक टक अपनी मरी हुई बेटी को ही देख रही थी। इधर धनंजय पीरामल ने पहले सोचा था कि वो उस दोनों ही बच्चों में से बेटे को अपने पास रखेंगे, क्योंकि आयशा ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन अपनी बहन की ये हालत अब उनसे देखी नहीं जा रही थी। इसलिए वो अब अपने रूम में जाते हैं और अब वो दोनों ही बच्चों में से अब एक बेबी गर्ल को उठाकर अब वो उस रूम से बाहर लेकर आ जाते हैं। और अब अपने तेज कदमों से अब वो अपनी बहन के पास जाकर अब जल्दी से उस बच्ची को अब अपनी बहन की गोद में रख देते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही धनंजय ने उस बच्ची को उसकी गोद में रखा तो अब यहाँ पर कविन रेवती कहती है, भाई ये क्या है, और ये बच्ची कौन है, किसकी बच्ची है ये, और ये यहाँ पर राजमहल में कैसे आई, क्या आप मुझे कुछ बताएंगे। इधर रेवती की ये बात सुनते ही अब धनंजय कहते हैं कि ये कोई और नहीं, ये तुम्हारी बेटी प्रिंसेस आलिशा है। ये सुनते ही अब कविन रेवती अब अपने भाई से कहती है, सच में भाई ये मेरी बेटी है, क्या सच में मैं इसे अपनी बेटी बना सकती हूँ। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ रेवती ये तुम्हारी बेटी है, अब जाओ इसे लेकर इसे संभालो, मैं बस अभी आता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही रेवती ने जैसे ही अब उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में देखा तो अब यहाँ पर रेवती एक पल के लिए सारी ही चीज़ें भूल गई थी। उसे यहाँ पर इस बच्ची की आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे सच में ऐसा लग रहा था कि ये बच्ची शायद उसी की ही हो। इधर ये सुनते ही अब कविन रेवती कहती है, थैंक यू भाई, मैं आपका ये उपकार कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि जहां मेरी एक बेटी छीन ली गई तो आपने मुझे मेरी बेटी फिर से लौटा दी। यहाँ अब कविन रेवती अब दूसरी तरफ जाने लगती है तो वहीं सावित्री अब राजमहल के अंदर आ रही थी। इधर अब सावित्री को राजमहल के अंदर आता हुआ देखकर अब धनंजय सावित्री को रोकते हुए कहते हैं, सावित्री रुको एक मिनट। अब सावित्री भी रुक कर अब धनंजय पीरामल की तरफ देखती और कहती है, हाँ जी सर कहिए। अब यहाँ पर धनंजय कहते हैं, वो आलिशा उसका क्या किया, क्योंकि धनंजय यहाँ पर अब उस मरी हुई आलिशा की बात कर रहे थे। अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब सावित्री कहती है, वो मैंने उस बच्ची को राजमहल की परंपरा को निभाते हुए उसे मुक्त कर दिया है। अब हमारी रानी साहिबा कैसी हैं, क्योंकि उन्होंने जब अपनी बेटी को ऐसे खून से लथपथ देखा तो उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। अब इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम चिंता मत करो, वो अब ठीक है। यहाँ पर अब सावित्री से बात करने के बाद अब धनंजय पीरामल भी अब अपने रूम में चले जाते हैं। जैसे ही धनंजय यहाँ पर अब अपने रूम में जाते हैं तो वहाँ पर वो अब अपने ड्रॉर से अब एक राइटिंग पैड और पेन लेते हैं और उसमें लिखना शुरू कर देते हैं कि डियर करण, मैं जानता हूँ कि ये तेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल समय चल रहा है। मेरे भाई, तुझे तेरी ज़िंदगी का मकसद देने जा रहा हूँ, क्योंकि स्वाति के जाने के बाद तुम्हारी क्या हालत है वो मुझसे छुपी नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास रखो, मैं जो तुम्हें देने जा रहा हूँ उससे तुम्हें शायद अपनी ज़िंदगी का एक नया मकसद मिलेगा, क्योंकि उसके साथ शायद तुम अपने दुख तो नहीं भूल पाओगे, लेकिन शायद थोड़े से दुख कम जरूर हो जाएंगे। इसे अपनी जिम्मेदारी ही समझना। तो मैं तुम्हें एक बच्चा भेज रहा हूँ, तुम इस बच्चे को अपना नाम मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हाँ, और ना ही इस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर का सच किसी के भी सामने मत आने देना। अगर तुम्हें कुछ भी पता भी चले तो भी नहीं। तेरा दोस्त धनंजय। अब इस लेटर को फोल्ड करने के बाद अब वो उसे उस बच्चे के हाथ में रख देते हैं और अब उसे पूरी ही सेफ्टी के साथ अब उस बच्चे को अब एक बॉक्स में रखते हैं, जिसमें अब उस बच्चे को वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस बच्चे को सांस आराम से आ रही थी। और अब उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर अब वो सीधा ही राजमहल के टेरेस की तरफ जाने लगते हैं।
जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो टेरेस में जाने के बाद अब वो एक अजीब सी आवाज निकालने लगते हैं। इधर कुछ ही देर में वहां पर अब एक पंछी टेरेस की रेलिंग पर आ जाता है। उसे देखकर अब धनंजय पीरामल अब उसके साथ आई कांटेक्ट करते हैं और अब वो उस पंछी से कहते हैं तुम इसे गुलेरिया हाउस के बाहर छोड़ कर आना और जब तक इस बच्चे को कोई उठा ना ले तब तक तुम अपनी नज़र इस पर बच्चे पर ही बनाए रखना, क्योंकि ये जरूरी है कि गुलेरिया परिवार से कोई भी इंसान इस बच्चे को ले, अगर लेकिन कोई बाहर का नहीं। ये सो कहते हुए ही अब धनंजय पीरामल अब उस बॉक्स को उस पंछी के पंजे पर लटका देते हैं और उन्हें पता था कि इस वक्त वो राजमहल से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन भी कितनी क्रिटिकल थी ये खुद धनंजय को भी पता था। और ना ही वो यहाँ पर वो किसी और पर भरोसा कर सकते थे, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है वो दोबारा भी तो हो सकता था। इधर वो पंछी भी अब धनंजय की बातों को सुनकर अब आसमान में उड़ने लगता है, तो वहीं धनंजय पीरामल अब टेरेस से नीचे जाने लगते हैं। इधर धनंजय पीरामल की डायरी को बंद करते हुए ही अब अनिका ने जब इधर उधर देखा तो रात काफ़ी बीत चुकी थी, क्योंकि अनिका ने इस डायरी को पढ़ते पढ़ते ये ध्यान ही नहीं रहा कि सच में उसे कितना समय हो गया था इस डायरी को पढ़ते हुए। या अनिका ने जब इस डायरी को बंद किया तो खुद अनिका की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि यहाँ पर ये धनंजय की एक एक इमोशंस उसका के बारे में अब अनिका को पता चल रहा था। इधर अनिका ने भी जब टाइम देखा तो उसके पास बस कुछ घंटे ही थे सुबह होने में, इसलिए अब उसने सोचा कि वो पहले थोड़ी देर सो जाए, इसके बाद ही वो कॉलेज जाएगी। ये सोचते हुए अनिका भी अपने बेड पर जाकर सो जाती है और थोड़ी ही देर के बाद जब यहाँ पर अनिका की आँख खुली तो वो देखती हैं कि मिस्टर मारवा तो अभी भी सो ही रहे थे। रोहित को इस तरह से सोता हुआ देखकर अब अनिका रोहित को एक फोरहेड किस करती है और अब वो फिर से शावर लेने के लिए चली जाती है। यहाँ कुछ देर के बाद जब अनिका फिर से शावर लेकर आती है तो वो अब अपने बालों को बनाते हुए ही सोच रही थी कि आखिर वो कौन से पेपर थे जिन पर नाना जी के कहने पर बड़ी रानी ने साइन किए थे। ये सोचकर ही अब अनिका रेडी होकर नीचे चली जाती है और वहां जाने के बाद अब वो एक फूड पैकेट्स को लेकर उसे अनरैप करते हुए ही उसे गर्म करने के लिए लग जाती है। कुछ देर के बाद जब अनिका यहाँ पर अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती है तो अब यहाँ पर अब वो ब्रेकफास्ट करने लगती है और ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद अब अनिका उस ब्लड सैंपल को अपने पर्स में रखकर अब वो घर से बाहर आ जाती है, क्योंकि अनिका ने अब तक इस ब्लड सैंपल को अच्छे से संभाल कर रखा हुआ था और आज वो इसे लैब में जाकर अच्छे से टेस्ट भी करने वाली थी। और उसे बाहर से अब वो दरवाजे को बंद करके अब अपनी बाइक से कॉलेज की तरफ जाने लगती है। इधर अनिका के दिमाग में अब एक ही चीज चल रही थी कि आखिर नाना जी ने कैसे पेपर्स पर बड़ी रानी का साइन लिए थे, क्योंकि जिस डायरी में वहां पर बात हो रही थी कि धनंजय ने रेवती से भी पूछा था कि उन्होंने कौन से पेपर पर साइन किए हैं, लेकिन उस समय रेवती ने भी नहीं बताया था, जिसका जिक्र अभी तक उस डायरी में नहीं था। इसलिए ये बात घूम फिर कर अनिका के दिमाग में आ रही थी। इधर कुछ देर तक सोचने के बाद अब अनिका के दिमाग में फिर से एक बात आती है कि कहीं वो पेपर्स राजमहल के बेसमेंट से जुड़े हुए तो नहीं है ना। ये पॉसिबल हो सकता है कि वो पेपर जरूर राजमहल से ही रिलेटेड हो, क्योंकि इतने सालों तक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर तो राजमहल के बेसमेंट में ही था ना। हो सकता है यहाँ पर अब अनिका अपने दिमाग में यही कैलकुलेशन कर रही थी। इधर कुछ ही देर के बाद अब वो अपने कॉलेज में आ जाती है और वो अब उस गार्ड को अब अपना आई कार्ड दिखाती है। गार्ड भी यहाँ पर पूरी ही फॉर्मेलिटीज करने के बाद अब अनिका को कॉलेज के अंदर जाने देता है। इधर कॉलेज के अंदर एंट्री मिलने के बाद अब अनिका लैब की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब अनिका वहां पर जाती है तो वो अब अपने लॉकर को खोलकर अब अपने फ़ोन को यहाँ पर साइलेंट मोड पर रख के करके उसे अब उस लॉकर में रख देती है और साथ के साथ उस लॉकर में अपने पर्स में से अब रोहित के ब्लड सैंपल को अपनी पॉकेट में रखकर अब वो वहाँ पर अब अपना लैब कोट पहन लेती है और उसके बाद अब वो अपने ग्लव्स भी पहनकर अब अपनी आंखों में यहाँ पर आई ग्लासेस भी पहन लेती है, क्योंकि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अनिका पूरी तरह से तैयार हो गई थी। और साथ के साथ अब वो यहाँ पर अपनी कैप भी लगा लेती है और अपने पर्स को अब उसमें रखने के बाद अब वो वहाँ से
अब अपने इस सेक्शन में आ जाती है और वहाँ पर पानी को बॉईल होने के लिए रख देती है। पानी को बॉईल रखने के बाद अब वो कुछ हर्ब्स को लेकर वहाँ पर आ जाती है और अब बड़े ही ध्यान से उन हर्ब्स को बॉइलिंग वाटर में डालने लगती है। अनिका को अच्छी तरह से पता था कि V16 पावर ड्रग को हाइड करने के लिए किंग ने जिन हर्ब्स का उसे यूज किया था उसकी वजह से अनिका को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अनिका के अलावा बाकी सभी अपनी सुध बुध खो रहे थे। वो काम तो कर रहे थे लेकिन वो क्या काम कर रहे थे उन्हें इस चीज़ का अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही अनिका ने ये सब अपना काम करना शुरू किया तो इन सारे ही हर्ब्स की खुशबू ऐसी थी कि वहाँ पर जितने भी प्रोफेसर वहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। या अब अपना ये काम करने के बाद अनिका रोहित के ब्लड को टेस्ट करने में लग जाती है। जो सैंपल वो खुद लेकर आई थी उसे पता था कि इस काम को करने में अनिका को 3 से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। और अभी अनिका ने जिन हर्ब्स को बॉइलिंग पर रखा हुआ था उसका असर अभी भी इतना ही होगा। इधर इंडिया में बेंगलोर में करण गुलेरिया कहते हैं हम 2 दिनों से ढूंढ रहे हैं और हमें अब तक सक्सेस नहीं मिली है। करण की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं हाँ वो तो है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो मरा हुआ किंग बेंगलोर के पास ही रहता था, लेकिन कहाँ ये किसी को भी नहीं पता। और इतना शातिर था। वो बूढ़ा कब कहाँ जाता है ये बात तो किसी को भी नहीं पता चलती थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। महेंद्र की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं धनंजय वैसे इस नए किंग के बारे में भी तो कोई कुछ भी नहीं जानता है। अब राजीव की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं कोई एक क्लू भी अगर हमें मिल जाए तो फिर शायद हम पता कर सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यही है ना कि हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा यार। कोई तो होगा ना जिसने किंग को देखा होगा। इधर धनंजय की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं क्यों ना हम एक काम करें, पापा के गांव चलें। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि भीमेश्वरी गांव। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं हाँ भाई। इस बात पर अब करण गुलेरिया भी कहते हैं हमें तुम्हारे पापा के बारे में कुछ नहीं जानना है, हम तो यहाँ पर किंग के बारे में जानने के लिए आए हैं। तो भला हम तुम्हारे पापा के गांव में जाकर क्या करेंगे। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल भी करण को समझाते हुए कहते हैं शायद करण यहाँ पर महेंद्र सही कह रहा है, क्या पता कि वहाँ पर ही हमें किंग के बारे में कुछ पता चल जाए। अब ये सुनते ही राजीव गुलेरिया कहते हैं ठीक है फिर अब चलो मैं ऑनलाइन कैब बुक कर देता हूँ। अब राजीव की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं ठीक है जल्दी से चलते हैं। यहाँ पर ये सभी अभी रेडी होने लगते हैं कुछ देर के बाद। अब तक यहाँ पर राजीव के द्वारा बुक की हुई कैब भी वहाँ पर आ जाती है। जैसे ही कैब यहाँ पर आती है तो ये सभी अभी वहां से बाहर निकल कर आ जाते हैं और कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो सभी अभी कैब की लोकेशन पर आ जाते हैं। और उस कैब में बैठने के बाद अब वो कहते हैं कि हमें भीमेश्वरी गांव जाना है। ये सुनते ही अब कैब ड्राइवर भी अब उस गांव की तरफ जाने लगता है। इधर मनाली में सभी की नज़र यहाँ पर जगजीवन हॉस्पिटल पर ही थी। यहाँ पर भूमिका अब कहती है हम कब तक बाहर से ही नज़र रखेंगे इस हॉस्पिटल पर। अरे हमें अंदर जाना चाहिए, हमें एक बार अंदर चलकर देखना तो चाहिए। भूमिका की इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं भूमिका देखो पिछली बार वाली गलती मत करना। तुम्हें याद है ना कि जब दिल्ली पागल खाने में तुम अकेली गई थी तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात पर अब भूमिका कहती है हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन हम कब तक ऐसे ही रहेंगे। इस बात पर अब अर्जुन सिंह कहता है थोड़ा सा सब्र करो भूमिका, हमें कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। यहाँ पर ये सभी अभी जगजीवन हॉस्पिटल पर अपनी नज़र बनाए हुए थे। इधर भूमिका अब अपने मन में ही सोचती है कि अब हमें कुछ करना ही होगा, काफ़ी वक्त हो गया है बाहर से नज़र रखते हुए, इसलिए अब हमें अंदर
क्या हो रहा है, हमें ये जानना ही होगा। भूमिका भी यहाँ पर अंदर जाने का अब प्लान करने में लग गई थी, क्योंकि अब भूमिका यहाँ पर बाहर रहकर और इंतजार नहीं कर पा रही थी। इधर लंदन में रेखा मूर्ति के घर में, इधर रिया आज अपनी नानी माँ की लाइब्रेरी में पहुंच गई थी। रिया ने 2 से 3 बुक वहां से उठा ली थी और अब वो उसे अपने हाथ में लेकर अब अपने रूम की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी रिया के कानों में अब आवाज आती है कि तुमने ये बुक लाइब्रेरी से ली है। अब इस आवाज को सुनकर अब रिया कहती है, हाँ बड़ी मौसी, क्योंकि रेखा मूर्ति ने ही ये कुछ सवाल किया था रिया से। अब रिया की इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है, अपनी माँ से पूछो कि वो यहाँ पर कब आएगी, पता नहीं अभी कहाँ होगी। वो यहाँ लंदन में उसकी अपनी कंपनी है या अपना घर है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ पर होंगी। इस बात पर अब रिया कहती है, बड़ी मौसी आप तो मम्मा को जानती ही हो ना कि वो कभी एक जगह पर रहती भी है नहीं ना। तो इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है, तुम अपनी नानी से कहो कि वो अब अपने रूम से तो बाहर निकलना शुरू कर दे। इस बात पर अब रिया कहती है, मैं तो नहीं कह पाऊंगी, ऐसा करो क्या आप ही नानी माँ से कह दीजिए ना, क्योंकि अगर मैं कहूँगी तो पता नहीं वो मेरी बात को मानेंगी भी या नहीं। इसलिए अब चलिए उनके रूम में ही चलते हैं। यहाँ रिया अब अपनी बड़ी मौसी के साथ अब अपनी नानी माँ के रूम में जाने लगती हैं और कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो दोनों जब रूम में पहुंचती हैं तो रिया वो इन बुक्स को साइड में टेबल पर रखकर अब अपनी नानी माँ के पास जाकर कहती है, नानी माँ उठिए। और ये इधर रिया ने ये कहा ही था। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब अपनी आंखें खोलती है और वो बस रिया को ही देख रही थी।